ये क्या खबरें मिल रही हैं, क्या जादू डाल दिया है फजल शाह ने नत्थू खान पर। आलमदाद ने कहा, क्या बात है हवालदार साहब, इरादे नेक दिखाई नहीं देते। शरफू भी इसकी रग रग को पहचानता था। यह अलग बात कि आलमदाद के इस पर बेपनाह एहसानात की वजह से इसने आलमदाद का हर हुक्म माना था। हाँ यार, यही समझ लो। तुम तो जानते हो कि सरदारों के MPA बनने बगैर अपनी दाल गलती नज़र नहीं आती। अगर तुम हिम्मत करो तो मुझे यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बना सकते हो, फिर तो मौज ही मौज होगी। हम तो यूं भी तुझे मालूम है यारों के यार हैं। वर्दी जब पहनी होती थी तब भी तेरे सारे काम किए, अब भी करेंगे। आलमदाद ने इसके जानों पर हाथ मारते हुए कहा। तो ये बात है, शरफू ने गर्दन हिलाई। मुझे इल्म है तुम आजकल फजल शाह के बहुत नज़दीक हो रहे हो, लेकिन हमारे तुम्हारे कुछ काम साझे भी हैं। शरफू, अगर फजल शाह को कभी इसका शक भी हो गया तो तुम बेफिक्र रहें हवालदार साहब। शरफू ने इसकी बात काटते हुए कहा। वो समझ गया था कि आलमदाद क्या कहना चाहता है और ये था भी सच। शरफू, मुझे कल तक इल्म होना चाहिए कि नत्थू खान को किन शराइत पर रियासत शाह ने अपने जाल में फंसाया है। तुम ये समझना कि ये ज़िंदगी मौत वाला मामला है। अगर रियासत शाह MPA बन गया तो अपनी छुट्टी समझो। ज़मीन की आमदन पर ना तुम गुजारा कर सकते हो, ना ही मैं। हवालदार साहब, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। मैं इस रोज़ महफिल में मौजूद था। यह सारा खेल हनीफ खान के ज़रिए खेला गया है। नज़ीर मोची ने हनीफ खान को फजल शाह के हुक्म पर बड़ा पक्का हाथ डाला है। हवालदार साहब, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। मैं इस रोज़ महफिल में मौजूद था। यह सारा खेल हनीफ खान के ज़रिए खेला गया है। नज़ीर मोची ने हनीफ खान को फजल शाह के हुक्म पर बड़ा पक्का हाथ डाला है। हवालदार साहब, अब तो ये समझो कि अगर नत्थू खान रियासत शाह को छोड़ दे तो भी हनीफ खान उसे नहीं छोड़ेगा। उन्होंने हनीफ खान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शरफू ने इस तरह चहकते हुए कहा। वो कैसे हुए? आलमदाद बेचैन हुआ जाता था। शहर की मशहूर तवाइफ ज़हरा बाई के ज़रिए। शरफू ने बड़े राजदाराना लहजे में बात की। हाँ हवालदार साहब, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मुझे तो ज़हरा बाई की आमद ही मशकूक दिखाई दी थी, और जब फजल शाह ने हनीफ खान के लिए अलग से दूसरी हवेली में मुजरे का बंदोबस्त करवाया तो मेरा माथा तब ही ठनका था। मैं भी नज़ीर मोची के साथ 2-3 मरतबा इनायत बाई के डेरे पर जा चुका हूँ। आप जानते तो हैं उसे। हमारे यहाँ से भी वो माछन निकाल कर ले गया था। मैंने ही उसकी मदद की थी। यहाँ मेरे पास 3-4 रोज़ पहले वो शराब के नशे में सब कुछ बता गया है। हवालदार साहब, फजल शाह ने बड़ा पक्का हाथ डाला है ज़हरा बाई के ज़रिए। ज़हरा बाई ने हनीफ खान को अपने जाल में फांस लिया है। अब उसके बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। आलमदाद को सब कुछ समझ आ रहा था। हाँ जी, यही बात है। शरफू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, तुम यही समझना हमारी मुलाकात नहीं हुई, आलमदाद ने उठते हुए कहा। मैं हर तरह हाजिर हूँ हवालदार साहब। मेरे लिए आप पहले हैं, बाकी सब कुछ बाद में। और हाँ, चाँद की ढलती तारीखें शुरू होने वाली हैं। अगर आपका हुक्म हो तो आपकी ज़मीनों से 1-2 चक्कर पार के लगवा दूँ। शरफों ने मौका गनीमत जाना। शरफू, हम तो यारों के यार हैं। जब तुम्हारा जी चाहे बस टिकट का हिस्सा ज़रा अलग से निकाल लेना। तुम तो जानते ही हो इन लोगों को काबू करना ज़रा मुश्किल होता है। आलमदाद ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बेफिक्र रहें हवालदार साहब, अगर पहले कभी शिकायत का मौका नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलेगा। आप तो जानते हैं कि हम आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं। शरफू ने बेशर्मी से दांत निकाले। आलमदाद ने वापसी का सफ़र बड़ी एहतियात से तय किया था। उसने जानबूझकर ऐसे रास्ते अपनाए थे जिनसे गुजरते हुए किसी शनासा चेहरे से इसकी मुलाकात न हो सके, क्योंकि वो एक मशहूर आदमी था। और इस बात का भी इसे इल्म था कि अगर फजल शाह को इसके यहाँ आमद का इल्म हो गया तो ज़रूर वो इसका नोटिस लेगा, और ऐन मुमकिन है कि शरफू उसकी नज़र में आ जाए, जबकि वो शरफू को किसी कीमत पर हाथ से खोना नहीं चाहता था। अभी उसने शरफू से बहुत काम लेने थे। अपने गाँव की तरफ जाते हुए उसने दिल ही दिल में एक मंसूबा तय कर लिया था। इस मंसूबे पर अमल करने से वो कम अज़ कम फजल शाह और हनीफ खान के दरमियान कुछ तफरीक पैदा करने में कामयाब हो जाता, और यही उसका मंशा था। ASI मौजदीन की इनायत बाई के यहाँ आमद किसी धमाके से कम नहीं थी। जब नौकर ने बताया कि छोटे थानेदार साहब आए हैं, पहले तो इनायत बाई के पाँव तले ज़मीन ही सिरक गई। या मौला खैर, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अकेला आया है या सिपाही भी साथ हैं? उसने नौकर से सरगोशी के अंदाज में पूछा। बीबी बिल्कुल अकेला है और सिविल वर्दी में। वो तो मैंने पहचान लिया, वरना उसको शायद कोई पहचान ही ना सकता।
नौकर ने अपनी दानिश में उसकी तसल्ली करवाई, लेकिन इनायत बाई फिर भी खासी घबराई हुई उस कमरे में दाखिल हुई थी जहां उसकी आमद से पहले ही नौकर ने मौजदीन के सामने बोतल और फलों वाली टोकरी रख दी थी और अब उसके लिए गोल्ड लीफ सिगरेट की डब्बी लेने जा रहा था। इनायत बाई को एक ही धड़का लगा हुआ था कि उसने अगले ही रोज़ जब बाजार के पुलिस टाउट समंदर खान को ज़्यादा भत्ता देने से इनकार किया था तो उसने कहा था, बाई तुम्हारी मर्जी है, भले ये 500 रुपये भी ना दो, लेकिन याद रखना पुलिस से दुश्मनी लेकर तुम कोठा नहीं सजा सकते, खा तुम्हारी कितनी ही पहुँच क्यों ना हो। कहीं इस मोटे थानेदार को समंदर खान ने तो नहीं भड़का दिया। उसको रह रहकर यही एक ख्याल सता रहा था। सलाम चौधरी साहब, इसने कमरे में दाखिल होते हुए मौजदीन को फर्शी सलाम किया। कैसी हो इनायत बाई, मौजदीन ने सेब पर दांत गाड़ते हुए कहा। मौला का शुक्र है हुजूर, आपके होते हुए भला हमें कोई शिकायत हो सकती है। इनायत ने ख़ास तवाइफाना अंदाज से जवाब दिया। भाई अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी फरमाइशें आने लगी हैं, अब तो हमें भी तुमसे डर लगने लगा है। हुजूर बांधी है आपकी। इनायत बाई की बांछें खिली और इसके तने हुए असाब कदरे ढीले पड़ गए। इनायत बाई तुम जानती हो मैं ज़रा वक्री टाइप का बंदा हूँ। मैं ये औरतों वाले धंधे में नहीं पड़ता, लेकिन अपने एक सजन की फरमाइश पर तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो गया हूँ। तुम जानती हो बलवाल वाले सरदारों को। मौजदीन ने अब स्टीम किए हुए मुर्गे की टांग पर दांत जमाए थे। कैसी बात करते हैं सरकार, सरदार साहब को कौन नहीं जानता। अभी चंद रोज़ पहले ही हम उनके इलाके में मुजरा करके आए हैं। इनायत बाई ने सोचे समझे बगैर जवाब दिया। बस अपनी खुशकिस्मती जानो कि सरदारों को तुम्हारी बेटी का गाना पसंद आ गया है और उन्होंने अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी का मुजरा रख लिया है। सरदार साहब के बेटे की मंगनी है, तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे। मौजदीन ने कहा। लेकिन सरकार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, घर आई माया को ठुकराया नहीं जाता। ये लो पकड़ो एडवांस। ये कहते हुए मौजदीन ने अपनी बास्केट की जेब से नोटों का बंडल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इनायत बाई ने आंखों में जांच लिया था कि ये कम से कम 20,000 रुपये हैं। अपनी आइंदा ज़िंदगी में वो इतने बड़े एडवांस का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जिन लोगों ने एडवांस ये दिया था उनकी हैसियत का अंदाज़ा कर लेना। सरकारी दरबार में उनकी बहुत चलती है। अगर तुम्हारी बेटी ने सरदार साहब को खुश कर दिया तो याद रखना कि इस शहर में कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। इनायत बाई तेरे तो वारे न्यारे हो गए। मौजदीन ने उसकी तरफ देखकर बेहुदा सा इशारा किया। इनायत बाई की राल टपक पड़ी थी। उसके जहन में मौजूद तमाम खदशात पर ये नोट गालिब आ गए थे। जिन्होंने साई यानी एडवांस इतनी ज़्यादा भेजी है और वो भी मकामी थानेदार के हाथों में, वो तो उसे निहाल कर सकते थे। बस चौधरी साहब ज़रा दिल को धड़का सा लगा है, कहीं रियासत शाह नाराज़ न हो जाए। आपको तो इल्म है कि उनकी सियासी दुश्मनी है और हमारे रियासत शाह के ख़ानदान में आना जाना लगा रहता है। कहीं हम गरीब दो बड़ों की लड़ाई में। इनायत बाई ने कहना चाहा, लेकिन मौजदीन ने उसकी बात काट दी। इनायत बाई अपना दिमाग सही रखो। आज तक पुलिस वाले तुमसे लेते ही आए हैं। आज सरदार साहब की वजह से तुम्हें पुलिस के हाथों से 20,000 रुपया मौसूल हुआ है। तुम्हारी मत मारी गई है क्या? अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो। मुझे इल्म नहीं कि रियासत शाह इसका नोटिस लेगा या नहीं, लेकिन तुम एक बात ज़रूर याद रखना कि एडवांस पकड़ने के बाद अगर तुम्हारी नीयत बेईमान हो गई तो ज़मीन के किसी कोने पर तुम्हें पनाह नहीं मिल सकेगी। मेरी बात समझ गई ना? मौजदीन ने पुलिस वालों के मखसूस अंदाज में उसे समझाया। हाँ जी चौधरी साहब, मौला न करे ऐसी सोच भी कभी मेरे दिमाग में आए। मैं तो यूं ही, बस तुम यूं ही ऐसी बात दोबारा न करना। याद रखना अगले हफ्ते सरदार साहब की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी और हाँ, 1-2 लड़कियां भी साथ ले जाना। सरदार साहब को खुश होना चाहिए। इसमें तुम्हारी और हमारी भी सलामती है, समझ गई ना? मौजदीन ने फिर आंख दबाई। बिल्कुल समझ गई हूँ चौधरी साहब, सरदार साहब का दिल खुश कर दूंगी। बस ज़रा ख्याल रखना बच्चियाँ हैं, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इनायत बाई ने तवाइफों के मखसूस अंदाज में कहा। अरे चुप कर, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो क्या उर्स पर जा रही हैं? ज़्यादती की कुछ लगती। ज़्यादा नखरे न दिखा और हाँ, आज शाम को बड़े चौधरी साहब और मेरे लिए भी अलग से माल भेज देना। बड़ा चौधरी ज़रा शौकीन मिजाज आदमी है, कहीं अपने जैसी कोई न भेज देना, समझ गई ना? मौजदीन ने मुर्गा ख़त्म करके उसे डांटने के अंदाज में कहा। जो हुक्म चौधरी साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, भला आपका हुक्म हम कैसे टाल सकते हैं? बेहतर होता अगर बड़े चौधरी साहब गरीब खाने पर ही आ जाते। मौजदीन ने उसके गरीब खाने को मोटी सी गाली देकर इसकी बात काट दी। ज़्यादा चालाक न बनो, थाने के साथ वाली बिल्डिंग चौधरी साहब के पास ही है।
और रात 10 बजे के फ़ौरन बाद लड़कियां पहुंच जाएं। इतना कहकर मौजदीन ने सिगरेट की वो डब्बी जो अभी नौकर ने वहां ला कर रखी थी उठाकर अपनी जेब में डाली और अकड़ता हुआ बाहर निकल आया। इनायत भाई नौकरानियों की तरह इसके पीछे हाथ बांधते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ने गई थी। ये सुअर क्या लेने आया था, इसके वापस लौटते ही ज़हरा बाई ने दरियाफ्त किया। ये तवाइफ का कोठा है बीबी रानी, यहाँ से कोई क्या ले जाएगा? यहाँ तो जो भी आएगा देने के लिए ही आएगा। थानेदार होगा साला सरकार का, हमें इससे क्या लेना देना, हमारी तो अपनी सरकार है। ये कहते हुए इनायत बाई ने बंडल में से कुछ नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए और बाकी नोटों को सेफ में ताला लगाकर चाबी अपने मखसूस अंदाज में रख ली। लड़कियों को साथ ले जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह करा मेरी बन्नो, तेरी मांग बढ़ती चली जा रही है। इनायत बाई ने इसकी बलाएं लेते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं थाने में नहीं जाऊंगी। शरीफा का हशर याद नहीं तुम्हें क्या? इस मोटे मौजदीन के पास गई थी, लेकिन वहां किस किस ने इसे नहीं नोचा। ये तो वहशी है, वहशी दरिंदे कहीं के। ये नहीं होगा बीबी। ज़हरा को बात की समझ नहीं आई थी। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी सोच पर भी। मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है जो इस बुढ़ापे में अपनी बेटी को नचवाने के लिए कुत्तों के सामने फेंकूंगी? ये जो 2 सांडियाँ पाल रखी हैं, इनका क्या मैंने निकाह पढ़वाना है? बेटी तू क्यों अपने दिमाग में ऐसी बातें लाती है? अपनी माँ को क्या समझती है तू? मेरे जीते जी भला ऐसा मुमकिन है? ये कहते हुए इसने बाकायदा टसवे बहाने शुरू कर दिए थे। अरे बीबी तू तो खामखा ही नाराज़ हो जाती है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अच्छा अब चुप हो जा मेरी अच्छी बीबी और बता कि क्या बात है। ज़हरा बाई ने अपनी माँ से लिपटते हुए पूछा। बस बेटी, जब से तू शाहपुर में मुजरा करके आई है, नज़दीक दूर के देहातों में तो धूम मची हुई है। पलवाल के सरदार बहुत बड़े आदमी हैं, सरकारी दरबार में बड़ी पहुँच है इनकी, करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, रेस मैदान के घोड़े दौड़ाते हैं। उन्होंने अपने बेटे की मंगनी पर तेरे मुजरे का प्रोग्राम रखा है। अब तू अंदाज़ा कर ले कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने मुजरे की साई यानी एडवांस भी थानेदार के हाथ रवाना किया है। मौजदीन कह रहा था 1,00,000 1.5 लाख से कम आमदन नहीं होगी। और हाँ, इन दोनों हरामखोरों को भी कुछ निरत भाव बता देना। वो मुआ उस्ताद आया नहीं अभी तक, कभी कभी उनसे तवाइफों वाले काम भी ले लिया कर। आखिर ये भी तेरे नाम निहाद सही बहने हैं। इनायत बाई की बात के खात्मे पर दोनों माँ बेटी ने इकट्ठा कहकहा बुलंद किया था। और हाँ, आज रात के लिए उन दोनों को तैयार करवा दे, थाने वाले कमबख्त अपना हिस्सा भी तो वसूल करेंगे। इनायत बाई ने दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए अपनी नायब को हिदायत की थी। क्यों नहीं बीबी, और क्या हमने इनसे निरत भाव करवाने हैं? ज़हरा बाई ने बेशर्मों की तरह कहकहा लगाया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके जहन में तो इन खदशात ने भी जन्म नहीं लिया था जो इसकी माँ के लाशऊर में केंचुओं की तरह सिरसिरा रहे थे। सरदारों का नाम एक तवाइफ ज़ादी की हैसियत से उनके लिए अजनबी नहीं था। वो जानती थी कि ये लोग भी रियासत शाह से किसी तरह कम पायक नहीं हैं और उनकी तरफ से ज़हरा बाई का मुजरा देखने की ख्वाहिश इसके लिए कोई मामूली एजाज़ नहीं था। उसकी गर्दन खामखा तन गई थी। तकब्बुर से इसकी नाक मामूल से कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। अब उसे अपने हल्काए अहबाब यानी ख़ुसूसन इस बाज़ार में मौजूद अपनी बरादरी तक की खबर पहुँचानी थी ताकि वो जल भुनकर कबाब हो और ज़हरा बाई को मज़ीद गर्दन फुलाने का मौका मिले। इस बाज़ार में इसकी सगी खाला की बेटियां भी बैठती थीं जिन्होंने 2-3 फिल्मों में एक्ट्रेस रोल कर लिए थे। उनका तो दिमाग ही ख़राब होने लगा था। अब एक एक को जलाऊंगी, एक एक को, इसने दिल ही दिल में कहा था। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी दोनों नाम निहाद बहनों को जिन्हें उसकी माँ ने कम उम्री में ही कहीं से ख़रीदा था और अब उन बेचारियों को जिस्म फरोशी पर लगा रखा था, अपने साथ लेकर वो फ़ौरन शॉपिंग के लिए सिविल बाज़ार रवाना हो गई। उसकी माँ ने ख़रीदारी के लिए उसे खासी रकम दे दी थी। ज़हरा बाई ने अपनी दोनों साथियों के साथ अपनी मर्ज़ी की ख़रीदारी जी भर के की। उसने नित नए डिज़ाइन के सूट ख़रीदे। आखिर अब वो कोई मामूली तवाइफ नहीं थी। उस बाज़ार में शायद एक आध ही ऐसी और होगी जिसको एडवांस बुकिंग के 20,000 रुपये आते हों। उसे इल्म था कि पलवाल में मुजरे के दौरान उसका डंका कहाँ कहाँ बज सकता है। इसने अपनी दानिश में आने वाले मुजरा सुनने वालों के दिलों पर छुरियाँ चलाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था। दोपहर तक खरीदारी से फारिग होकर वो टैक्सी लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर एक और खुशगवार हैरत से इसका सामना हुआ। नज़ीर मोची और हनीफ खान इसके मुंतज़िर थे। ज़हरा बाई ऐसी तवाइफ ज़ादी नहीं थी जो एक ही रात में अपना दिल किसी तमाशबीन के कदमों में फेंक आती। ऐसे न जाने कितने इसकी ज़िंदगी में आए और चले गए थे। वो ख़ानदानी तवाइफ थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था दौलत ऐंठना।
दौलतमंदों को जिस्मानी और जहनी तस्कीन पहुँचाकर उनकी जेबें खाली करना, और इस धंधे में वो बड़ी कामयाब थी। अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे लेके हनीफ खान की मर्दानगी और सादगी ने उसे मुतासिर ज़रूर किया था। उसने गो के हनीफ खान के साथ एक ही रात गुजारी थी, लेकिन एक मुकम्मल मर्द के साथ ये इसकी ज़िंदगी की पहली और भरपूर रात थी। एक ऐसी रात जिसकी ख्वाहिश उस जैसी कोई भी तवाइफ कर सकती है। इससे पहले उसका वास्ता तमाशबीनों से था, शराबियों और जानियों से था, और ये पेशावर लोग खुद तो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते थे, उसे किसी लुत्फ़ से आशना नहीं कर सकते थे। जबकि हनीफ खान ने अपनी मर्दानगी से अपना आप मनवा लिया था। उसने बज़ाहिर तो हनीफ खान से वही सलूक किया था जिसकी कीमत उसे पहले से अदा कर दी गई थी, लेकिन एक होशियार तवाइफ होने के नाते उसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चला था कि हनीफ खान भी कोई मामूली आदमी नहीं है। जिस इलाके में शाह फैमिली का डेरा था, वहाँ चप्पे चप्पे पर ऐसे स्मगलर और बदमाश मौजूद थे। रियासत शाह ने यहाँ से बदमाशों की फ़ौज भर्ती कर रखी थी। फिर उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी जो इसके लिए ख़ास एहतमाम करता? ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात थी, और यही वो लालच था जिसने इसे मजबूर कर दिया था कि हनीफ खान को दोबारा अपने पास आने की दावत दे। गो के नज़ीर खान की तरफ से इनायत बाई को इस सिलसिले में खसूसी अदायगी भी कर दी गई थी, लेकिन यहाँ कारोबार से ज़्यादा ज़ाती लालच डर आया करती थी। रिवायती तवाइफ़ों की तरह उसने हनीफ खान को खुशामदीद कहा। उसकी माँ ने नज़ीर मोची को खुद संभाल लिया था, जबकि बेटी को हनीफ खान पर छोड़ दिया था। इस बात की तो उसे किसी शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि यहाँ आने वाला यूं ही वापस नहीं चला जाएगा, उन्हें कुछ न कुछ दे कर ही जाएगा। ज़हरा बाई ने बतौर ख़ास अपने नौकर को चाय और केक पेस्ट्री लाने का हुक्म दिया था। इसे उम्मीद थी कि इस बहादुर और बेखौफ आशिक से मामूल से कुछ ज़्यादा ही माल मिलेगा। इस तरह अमीन, फजल और रियासत शाह के सामने भी अपने नंबर बनाने का मौका मिल सकता था, क्योंकि फजल शाह ने बतौर ख़ास उसे हिदायत की थी कि हनीफ खान को अपनी मुट्ठी में कम अज़ कम इलेक्शन तक ज़रूर जकड़ कर रखे। बीबी, हमारा भी ख्याल रखा कर, तेरे लिए कैसी कैसी आसामियाँ लाता हूँ। इसे मामूली हस्ती न समझना, 5-10 हज़ार फ़ी चक्कर देना इसके लिए मामूली बात है। और हाँ, शाह साहब की तरफ से जो कुछ मिलेगा वो बोनस समझ लेना। नज़ीर मोची दूसरे कमरे में देसी शराब की बोतल सामने रखे इनायत बाई को बता रहा था। इनायत बाई को इसकी औकात का इल्म था। वो नज़ीर मोची को देखते ही अपने नौकर को इशारा कर दिया करती थी, जो इस बाजार के एक खुफिया अड्डे से उसके लिए देसी शराब का आधा ले आता था, जिसको वो जूं का तू नज़ीर मोची के सामने रख दिया करती। नज़ीरे, ये भी कोई मामूली कोठा नहीं जिस पर जिसका जी चाहे मुँह उठाकर चला है। इनायत बाई का डेरा है। मौला सलामत रखे मेरी ज़ोहरा को। पुलिस के बड़े बड़े अफसर उसका गाना सुनने के लिए एडवांस बुकिंग करवाते हैं। इनायत बाई ने भी अपने लिए अलमारी में रखी दूसरी विलायती शराब की बोतल निकाल ली थी और इसका जाम तैयार किया, और अब वही सामने रखे महवे गुफ्तगू थी। बीबी, जो बात शाह साहब की है उसका मुकाबला किसी और से क्या? नज़ीर मोची को अब नशा होने लगा था। देख नज़ीरे, हम तो फजल शाह की इज्जत सैयद बादशाह होने के नाते करते हैं, वरना हमें किसी से क्या लेना देना। और तू जानता है कि तवाइफ के लिए इसके कोठे पर आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम होता है। ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से तूने शाह साहब की रट लगा रखी है, हमें इससे क्या लेना देना। बात को सोच समझ कर किया कर। तो अब हमारी बिरादरी का बंदा है, तेरा धंधा भी हमारी वजह से चल रहा है। ये जो बच्चियां तू अगवा करके मेरे पास लाता है, इन्हें तू यूरोप और अमेरिका में तो ले जा नहीं सकता, ना ही अपने गांव में उनका पेशा करवा सकता है। तेरा धंधा भी हमारी वजह ही से है। अपनी बात किया कर, हमें इससे क्या कि शाह साहब कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी। इनायत बाई ने भी मौका मुनासिब जान कर गेंद इसके कोर्ट में फेंक दिया। वो अंदाज़ा करना चाहती थी कि सरदारों के यहाँ मुजरे पर जाने से शाह साहिबान इसके लिए किस हद तक मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। यूं भी नज़िया एक तरह से उनका अपना आदमी था। अगर कल कला कोई मसला खड़ा होता तो नज़ीर मोची के ज़रिए ही उसे कंट्रोल कर सकती थी। दूसरी तरफ नज़ीर मोची इस गुफ्तगू से अचानक यूं चौंका था जैसे किसी ने च्यूंटी भरकर उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया हो। क्या कह रही हो बीबी, होश में तो हो। नज़ीर मोची के लिए वाकई इनायत बाई का ये लहजा कदरे अजनबी सा था। मैं तो होश में अब आई हूँ नज़ीर, मुझे तो अपनी कदरों कीमत का एहसास अब हुआ है। सरदारों ने 20,000 की साई एडवांस दी है ज़हरा के मुजरे के लिए। विस्की का घूंट हलक में उंडेलते हुए इनायत बाई ने इसके सर पर टाइम बम फेंक दिया था। क्या मतलब? कौन से सरदार? नज़ीर मोची को अचानक झटका लगा। तुम कोई चूचे हो, तुम्हें इल्म तो नहीं है कौन से सरदार? पलवाल वाले और कौन से?
तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।